नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गिरधारी लाल शर्मा है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जैन विश्वभारती संस्थान के अंतर्गत संचालित एमए एजुकेशन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। एमए एजुकेशन में 7वां प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि सभी पेपरों में आपने देखा है कि पूरा सिलेबस लगभग 5 यूनिटों में विभक्त किया जाता है। यहाँ पर भी आपका ये प्रश्न पत्र 5 यूनिटों में विभक्त है, जिसमें अभी हम प्रथम यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अर्थात शैक्षिक तकनीकी का संप्रत्यय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। इसी क्रम में शिक्षा का क्षेत्र भी विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव से अछूता कैसे रह सकता है। जब हम शैक्षिक तकनीकी के बारे में बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय उन समस्त विधियों, प्रविधियों, तकनीकी संसाधनों के प्रयोग से है जिनके द्वारा शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, सुगम, सरल और जनोपयोगी बनाने पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें इसके संप्रत्यय की अर्थात अर्थ की, तो हम देखते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मींस एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का अभिप्राय बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने से होता है, जबकि तकनीकी का अभिप्राय वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने से है। इसका मतलब जब वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षा में उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसको सरल, सुयस और जीवनोपयोगी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। अर्थात जब तकनीकी का प्रयोग शिक्षण में गुणात्मक विकास के लिए किया जाता है तो उसे शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं, जिनमें अगर हम बात करें एसपी क्लुस्टिस्ट की, तो उन्होंने कहा है शिक्षण तथा प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को उन्नत करने की दृष्टि से शिक्षण प्रक्रिया में विज्ञान के ज्ञान, नियमों, सिद्धांतों तथा नवीनतम तकनीकों का क्रमबद्ध प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। शैक्षिक तकनीकी के अर्थ को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। जब हम देखते हैं कि विभिन्न तकनीकी उपकरणों या यांत्रिक उपकरणों जैसे टीवी, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ओएचपी, एलसीडी प्रोजेक्टर एक्सेट्रा, इनका उपयोग हम देखते आए हैं कि आमतौर पर उद्योगों के क्षेत्र में और जनसंचार के क्षेत्र में किया जाता रहा है। लेकिन जब इन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने तथा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ये शैक्षिक तकनीकी का ही एक रूप माना जाता है। और इस शैक्षिक तकनीकी के रूप के मुख्यतः 3 कार्य हैं: ज्ञान का संचय करना, ज्ञान का प्रसार करना तथा ज्ञान का विकास करना। इसी प्रकार यदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सामाजिक सिद्धांतों का उपयोग शिक्षण अधिगम को उन्नत बनाने, उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, तो यह भी शैक्षिक तकनीकी का ही एक दूसरा रूप माना जाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी वह क्रमबद्ध और सुनियोजित अध्ययन है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यंत आसानी हुई है और हो रही है। तो हमने अभी बात की शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा, अर्थ और संप्रत्यय के बारे में। यदि हम बात करें शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं, जिसे हम कह सकते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अर्थात शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति। शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति को हम विशेषताओं के रूप में भी लिख सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी की जब विशेषताओं की बात करते हैं
तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में आते हैं। जैसे पहला कह सकते हैं आप, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है। मैं यहां पर 3 शब्द यूज कर रहा हूं, शिक्षा, शिक्षण तथा प्रशिक्षण। इन तीनों में ही शैक्षिक तकनीकी का वैज्ञानिक रूप से अनुप्रयोग किया जा रहा है। दूसरा, शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षा की 3 महत्वपूर्ण क्रियाओं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट से है। इनपुट के रूप में जो प्रारंभिक व्यवहार होता है विद्यार्थी का, उसकी चर्चा की जाती है। प्रोसेस में शिक्षक छात्र अंतःक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं, और आउटपुट में हम ये देखते हैं कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है या हो रही है। इसके साथ साथ जब हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षण के तीनों स्तरों, स्मृति स्तर, बोध स्तर तथा चिंतन स्तर के प्रतिमानों का विकास करती है। क्योंकि कक्षा में शिक्षण 3 स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले स्मृति स्तर पर, इसका अगला स्टेप आता है बोध स्तर पर, और जो सबसे उच्च स्तर होता है उसे कहते हैं चिंतन स्तर। और इन स्तरों की तीनों की ही अलग अलग विधियां और प्रविधियां होती हैं। तो इन तीनों के शिक्षण प्रतिमानों का विकास शैक्षिक तकनीकी के द्वारा किया जाता है। अगला हम देखते हैं तो उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करते हुए उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करती है। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा जितने भी भौतिक तथा मानवीय संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग इस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि हमारा जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो हमें निर्धारित किए हुए उद्देश्यों के अनुसार प्राप्त हो सके। अगला हम अगर विशेषता देखें तो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का विश्लेषण शैक्षिक तकनीकी द्वारा किया जाता है। कक्षा कक्ष में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है अंतःक्रिया। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया। उस अंतःक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि हम अपने निर्धारित किए गए शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं, और उस अंतःक्रिया का विश्लेषण करने में शैक्षिक तकनीकी अत्यधिक सहयोगी साबित हो रही है। और अगर एक और विशेषता की हम बात करें तो वो है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध की समस्याओं का सुनियोजित अध्ययन एवं समाधान करने में शैक्षिक तकनीकी अत्यधिक सहायक सिद्ध हो रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण आदि की प्रक्रिया को अत्यधिक सरस, सुलभ और रोचक बनाने में भूमिका निभा रही है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र। शैक्षिक तकनीकी एक बहुत ही विस्तृत विषय है जिसको किसी निश्चित क्षेत्र में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से इसको हम 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को हम 3 प्रकार से यहां पर विभक्त कर सकते हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों में शैक्षिक तकनीकी को विभाजित किया जाता है। जिसमें हम एक रूप में अगर इसको विभाजित करने का देखते हैं तो 3 इसके पार्ट किए जा सकते हैं। हार्डवेयर अप्रोच या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। दूसरा है सॉफ्टवेयर या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड। और तीसरा है सिस्टम अप्रोच या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। यहां जो हमने ये पहला क्षेत्र एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का विभाजित किया है, ये इनको एक प्रकार से हम शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रमुख प्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में ही पूरी शैक्षिक तकनीकी को हम सम्मिलित करते हैं। आमतौर पर सामान्य धारणा यह है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो केवल शिक्षण प्रक्रिया का मशीनीकरण है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में केवल मशीनीकरण पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, शिक्षा में केवल मशीनों के उपयोग पर ही बल नहीं दिया जाता, बल्कि इसका विस्तृत मीनिंग है, जहां पर हम 3 बातों की चर्चा करते हैं। पहला इसका एक प्रकार हुआ हार्डवेयर अप्रोच या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट।
दूसरा सॉफ्टवेयर अप्रोच या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड, और तीसरा सिस्टम अप्रोच या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। पहला, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हार्डवेयर अप्रोच में शिक्षण प्रक्रिया में जब हम मशीनों के उपयोग द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर अप्रोच की संज्ञा देते हैं। हार्डवेयर में आमतौर पर यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया को उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर जैसे रेडियो, टेप, टेलीविजन, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रोजेक्टर। इसके अलावा टेलीविजन जो मैंने बताया, ये कुछ ऐसे साधन हैं, ऐसे हार्डवेयर उपकरण हैं जिनके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया को बहुत विस्तृत किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है और सुगम और सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आमतौर पर इसका हार्डवेयर अप्रोच जो है, जिसको हम शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं, इसका प्रादुर्भाव भौतिकी और इंजीनियरिंग तकनीक से हुआ है। यांत्रिक उपकरणों जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, वीडियो रिकॉर्डर आदि का मूल प्रयोग जनसंचार के क्षेत्रों में होता है, किंतु जब इन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो इसे हम हार्डवेयर अप्रोच या शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं। यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि जो हमारा पारंपरिक कक्षा कक्ष था, वहां पर इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग नहीं होता था और मनोविज्ञान ये कहता है कि जब हम बच्चे की जितनी अधिक इंद्रियों का यानी ज्ञानेंद्रियों का यूज करवाते हैं तो उससे प्राप्त ज्ञान उतना ही स्थायी होता है। तो इसके द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार किया जाता है कि विद्यार्थियों के अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हो सके, अर्थात यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के साधनों द्वारा बालकों को विविध प्रकार के अनुभव देकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक रुचिकर, सुगम और स्थायी बनाया जाता है। कक्षा कक्ष में जब अलग अलग यांत्रिक उपकरण हम प्रयुक्त करते हैं तो विद्यार्थी का ध्यान उन उपकरणों की ओर केंद्रित होता है, और जब उन उपकरणों की ओर विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित होता है तो इस प्रकार से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि वह केंद्रित होकर उस चीज को ग्रहण करने का प्रयास करता है। चाहे हम स्लाइड प्रोजेक्टर कक्षा में यूज करते हैं, चाहे टेलीविजन कक्षा में यूज करते हैं, चाहे ओवरहेड प्रोजेक्टर कक्षा में यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, या और कोई इस प्रकार के हार्डवेयर कक्षा में लाकर विद्यार्थियों के समक्ष रखे जाते हैं और उनसे विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, तो उनको उसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है और साथ में जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी भी होता है। इस प्रकार के साधनों द्वारा बालक को विविध प्रकार के अनुभव देकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक रुचिकर, सुगम और स्थायी बनाया जाता है। हम देखते हैं कि पत्राचार पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा, खुले विश्वविद्यालय आदि का विस्तार इस हार्डवेयर उपागम के कारण ही संभव हो पाया। आमतौर पर हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर शिक्षा की स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी विकसित देशों में है। अनेक दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था विद्यार्थियों तक पूरी तरह नहीं हो पाती और वो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत हुआ है जहां दूरस्थ शिक्षा के द्वारा उन दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षा पहुंचा ही जा रही है और ये काम संभव हो पाया है यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से। आज हम इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आराम से अध्ययन कर पाते हैं। टीवी के माध्यम से, टीवी प्रोग्राम्स के माध्यम से, रेडियो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार उस विषय वस्तु को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसका लाभ उठा सकते हैं। हार्डवेयर उपागम का सर्वप्रथम वर्णन ए लुम्सडेन नामक मनोविज्ञानी ने किया। सिल्वरमैन ने इसे एक दूसरा नाम दिया, सापेक्षिक तकनीकी। तो हार्डवेयर उपागम, जिसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है, शिक्षा प्रक्रिया को गुणात्मक बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और आगे हो रहा है। दूसरा हम बात करते हैं
सॉफ्टवेयर अप्रोच और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड। इस उपागम में शिक्षण में मशीनों के प्रयोग पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा शिक्षण प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियमों के प्रयोग को प्रधानता दी जाती है। इस तकनीकी का संबंध उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने, शिक्षण विधियों, प्रविधियों, पृष्ठपोषण युक्तियों, अभिप्रेरणा की प्रविधियों और मूल्यांकन से है। अर्थात इसमें सबसे पहले शिक्षक द्वारा जो शिक्षा के लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनको व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक कार्य योजना बनाई जाती है, किस प्रकार से किन किन विधियों और प्रविधियों का उसमें यूज होगा, कौन कौन सी पुनर्वलन तकनीकों, अभिप्रेरणा की विधियों का प्रयोग किया जाएगा और अंत में उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किन प्रविधियों द्वारा किया जाएगा। ये सब इस तकनीकी के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सॉफ्टवेयर उपागम की शुरुआत बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षण में अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में प्रयोग करने से हुई। स्किनर ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस उपागम को शुरुआत करने में सबसे पहले अपनी भूमिका प्रस्तुत की। उन्होंने एक सीखने का सिद्धांत दिया था, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, और इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने एक बहुत ही अच्छी शिक्षण विधि विकसित की थी जिसे नाम दिया था अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिस विधि के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापन की पहली बार व्यवस्था हुई थी। इस उपागम में शिक्षण के इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि शिक्षा में 3 प्रमुख क्रियाएं होती हैं, जिस प्रकार से अन्य तंत्रों में ये तीनों घटक संचालित होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ऐसे कि ऐसे शिक्षा में भी इन तीनों को संचालित किया जाता है और सॉफ्टवेयर में इन तीनों के विकास पर ही बल दिया जाता है। इसके साथ साथ छात्र के प्रारंभिक व्यवहार से अंतिम व्यवहार तक का मूल्यांकन शिक्षा तकनीकी द्वितीय अर्थात सॉफ्टवेयर अप्रोच में किया जाता है। इस उपागम को शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्टवेयर उपागम में मैंने 3 अन्य टर्म आपके लिए बताई हैं। इसको कहते हैं शिक्षण तकनीकी अर्थात टीचिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा अनुदेशन तकनीकी मतलब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और तीसरा है आपका व्यवहार तकनीकी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, जिनके बारे में अभी हम एक्सप्लेन आगे अगले बिंदु के साथ साथ करने वाले हैं। आर्थर मेल्टन इस उपागम के संबंध में कहते हैं कि यह तकनीकी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है तथा अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अप्रोच में, सॉफ्टवेयर उपागम में न केवल मशीनों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है, इसमें प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हम कक्ष में प्रमुख रूप से ऐसे कुछ संसाधन यूज करते हैं जिनमें OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, स्लाइड प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर आदि, इनके ये सारे जो नाम मैंने अभी आपको लिए हैं ये सभी हार्डवेयर हैं। लेकिन ये हार्डवेयर तब तक किसी काम के नहीं हैं जब तक इनका उपयोग सॉफ्टवेयर के साथ नहीं किया जाए। कंप्यूटर तब तक हमारे किसी काम का नहीं है जब तक कंप्यूटर में प्रोग्राम नहीं है। तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर में हम डालते हैं वो सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर रन होता है उस हार्डवेयर अर्थात कंप्यूटर की सहायता से। इस प्रकार से ये दोनों ही तकनीक, शिक्षा तकनीकी प्रथम और द्वितीय अर्थात सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मींस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इनके आपसी संयोग से ही, दोनों की सहचर्य से ही शिक्षण प्रक्रिया संचालित हो पाती है। किसी एक का प्रयोग उतना ज्यादा आवश्यक नहीं हो पाता, या कह सकते हैं उतना ज्यादा यूजफुल नहीं हो सकता जितना दोनों का ज्वाइंट प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा तकनीकी के 2 रूपों
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अर्थात शैक्षिक तकनीकी प्रथम और द्वितीय के बारे में अभी आपके सामने चर्चा की। एक तीसरी इसका अप्रोच है सिस्टम अप्रोच, जिसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं। इसमें जब शैक्षिक तकनीकी प्रथम और द्वितीय दोनों का योग होता है तो निर्माण होता है शिक्षा तकनीकी तृतीय अर्थात सिस्टम अप्रोच का। यहां पर जो वर्ड हम देख रहे हैं सिस्टम अर्थात हिंदी में प्रणाली जिसको बोलते हैं, सिस्टम एक ऐसा अलग अलग इंटर रिलेटेड तत्वों का बना संगठन है जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए कार्य करते हैं। तंत्र अर्थात प्रणाली, इसमें अलग अलग उपतंत्र या उप प्रणालियां संचालित होती हैं जो अपने आप में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं। ये जितने भी उप प्रणालियां होती हैं उनकी स्वयं की अलग से स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन जब सिस्टम में वो कार्य करती हैं तो एक दूसरे को इंटर रिलेटेड होते हुए एक दूसरे के कार्यों में सहायता करते हुए पूरे तंत्र के कार्यों को सफल बनाती हैं। जैसे हम बात करें अब हमारे मानव शरीर की, तो हमारा मानव शरीर ही अनेक तंत्रों से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में भी अनेक प्रणालियां कार्यरत हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। किसी भी एक तंत्र की बात करें, सपोज हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं, आमाशय है, आहार नाल है, मुख है, अनेक ग्रंथियां हैं, इनमें प्रत्येक का अपना अस्तित्व है। लेकिन जब ये जॉइंटली जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक उस तंत्र की सफलता संभव नहीं है। हम देखते हैं कि अगर हमारा आमाशय केवल एक ही काम करेगा तो पूरा पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करेगा। अर्थात किसी भी प्रणाली को समुचित रूप से सही कार्य करने के लिए सभी उप प्रणालियों का या सभी उन अंगों का उसके साथ सहयोग से कार्य करना जरूरी है जिनसे मिलकर वो बनी हुई है। तो इससे जो सिस्टम अप्रोच है इसमें प्रमुख रूप से वही तीनों घटक कार्य करते हैं जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इन तीनों के संयोग से शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आमतौर पर इस तकनीकी का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। प्रारंभ में इसका प्रयोग शिक्षा में नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सिस्टम अप्रोच का सफल प्रयोग किया जा रहा है। और इस सिस्टम अप्रोच के माध्यम से जितनी आसानी से और जितने कम समय में सफलतापूर्वक हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं, शायद उससे पहले इतना अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते थे। इस प्रकार से हमने शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में प्रथम प्रकार से किस प्रकार हम वर्गीकरण कर सकते हैं उसकी बात की। इसमें मैंने पहला आपको बताया हार्डवेयर अप्रोच, ईटी फर्स्ट, सॉफ्टवेयर अप्रोच ईटी सेकंड, सिस्टम अप्रोच जिसको नाम दिया है ईटी थर्ड। इसी प्रकार से अब एक और अप्रोच प्रयोग के आधार पर हम बात करें तो इस तकनीकी के क्षेत्र को कुछ अन्य प्रकारों में विभक्त किया गया है, जिनमें पहला है टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी अर्थात शिक्षण तकनीकी। हम एक एक करके इनके बारे में संक्षिप्त में आपसे विचार विमर्श करते जाते हैं। शिक्षण तकनीकी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शिक्षण तकनीकी दो शब्दों से यहां पर मिलकर बना हुआ है, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। दो वर्ड आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। टीचिंग का मतलब होता है कक्ष में शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य होने वाली वह अंतःक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी के या बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास होता है। टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग। इस प्रकार जब शिक्षक अपनी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो उसने निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विधियों, प्रविधियों, नीतियों, आविष्कारों आदि का प्रयोग करता है तो उसे शिक्षण तकनीकी अर्थात टीचिंग टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। टीचिंग टेक्नोलॉजी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टीचिंग को उन्नत बनाने की तकनीक अर्थात शिक्षक के शिक्षण को प्रभावी बनाने की तकनीक, उसको नाम दिया गया था टीचिंग टेक्नोलॉजी। इसके बारे में अभी और हम आगे विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। अभी दूसरा है
अनुदेशन तकनीकी, दूसरा है अनुदेशन तकनीकी या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यहां भी हम देखते हैं कि ये शिक्षा तकनीकी की वह शाखा है जिसमें अनुदेशन पर अधिक बल दिया जाता है। अनुदेशन का मतलब निर्देश देना, सूचनाएं प्रदान करना, और ये सूचनाएं प्रदान करने में शिक्षक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। तो इस तकनीकी के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार दूरस्थ स्थानों तक किया जाता है, और इसके द्वारा यह हमें स्पष्ट हो रहा है कि अनुदेशन तकनीकी में हार्डवेयर अप्रोच का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि सूचनाओं का प्रसार आज जिस कदर इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है वो इसका ही एक विकसित रूप है, इसका ही एक पार्ट है। तो अभी आपने दो टर्म देखी हैं, दो इसके प्रकार देखे हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा अनुदेशन तकनीकी या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और इसका एक तीसरा और महत्वपूर्ण पार्ट है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। बिहेवियर टेक्नोलॉजी अर्थात व्यवहारिक तकनीकी। व्यवहारिक तकनीकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही होता है शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। शिक्षार्थी का व्यवहार जब तक निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा तब तक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनियोजित ढंग से नहीं की जा सकती। और ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की शाखा जिसको व्यवहारिक तकनीकी नाम दिया गया है, इसका उद्देश्य ही है शिक्षक तथा शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके उसमें आवश्यक परिवर्तन करना। तो यहां तीन प्रमुख ब्रांच हमने आपको बताई है इसकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इसको शिक्षण तकनीकी कहते हैं, इसको अनुदेशन तकनीकी कहते हैं और इसको व्यवहारिक तकनीकी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी हम नाम ले सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण तकनीकी, जिसके माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करने तथा उनको कौशलों में दक्षता प्राप्त कराने का प्रयास किया जाता है। इसमें और भी एक नाम ले सकते हैं, जैसे लर्निंग टेक्नोलॉजी अर्थात अधिगम तकनीकी। इसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उचित अधिगम के या अच्छे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। इस प्रकार की बातों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे नाम दिया जाता है अधिगम तकनीकी। इस प्रकार से इस दूसरे प्रकार में हम कई तकनीकियों के बारे में बात करते हैं, जैसे टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा लर्निंग टेक्नोलॉजी मैंने अभी आपको बताई, और भी ले सकते हैं, जैसे एवेल्युएशन टेक्नोलॉजी, मूल्यांकन तकनीकी। उसमें क्या किया जाता है कि मूल्यांकन की विभिन्न विधियों प्रविधियों को ज्ञात किया जाता है, अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए मूल्यांकन की अलग अलग तकनीकों का विकास किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। मानदंड परीक्षाओं की रचना करके उनको अप्लाई किया जाता है और ये जानने का प्रयास किया जाता है कि हमारे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हमें किस सीमा तक हुई है, और अगर उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है अपेक्षित स्तर तक, तो इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि जो तकनीकी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएं ताकि अपेक्षित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इसके अलावा इसमें हम पाठ्यक्रम तकनीकी को भी शामिल कर सकते हैं। पाठ्यक्रम तकनीकी में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत और नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाते हैं, समय के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, समाज की आकांक्षाओं के अनुसार पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन करने पड़ते हैं। उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए छोटे स्तर पर परिवर्तन करके उस पाठ्यक्रम को अप्लाई करने का प्रयास किया जाता है। फिर जो रिजल्ट आते हैं उसके आधार पर उनमें संशोधन किया जाता है और संशोधन करने के बाद
एक फाइनल पाठ्यक्रम तैयार करके उसको एक बृहद स्तर पर डालने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रकार में जो क्षेत्र हम जहां पर डिस्कस कर रहे हैं उसके 3 रूपों में जिसको हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, एक प्रकार में हमने 3 बताए हैं, दूसरे में आपको कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं जैसे टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, लर्निंग टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, पाठ्यक्रम तकनीकी और मूल्यांकन तकनीकी। ये सभी क्षेत्र शिक्षा तकनीकी के ही हैं जिनके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की सफल प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। एक तीसरा क्षेत्र भी है जिसमें हम नवाचारों के प्रयोग की बात करते हैं। शिक्षा में आज नवाचारों का प्रयोग किया जा रहा है और नवाचारों का प्रयोग वर्तमान की आवश्यकता है क्योंकि हमें कम समय में अधिक अधिगम करना है और अपने निर्धारित उद्देश्यों को अधिकतम प्राप्त करने का प्रयास करना है। इस दिशा में अलग अलग नवाचारों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो पहला यहां पर हम ले सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं होती हैं, उनको शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, अर्थात उनमें शिक्षण कौशलों के विकास का प्रयास किया जा सकता है क्योंकि उन्हें आगे जाकर कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले यह आवश्यक है कि वो ये जान पाएं कि हमें कक्षा में कैसे पढ़ाना है, किस किस कौशल का किस किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो शैक्षिक तकनीकी सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षणार्थी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं को यह बताती है कि उन्हें कक्ष में अलग अलग कौशलों का किस प्रकार से प्रयोग करना है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है इसका अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन जिसको हम इंग्लिश में प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी अपनी योग्यता, गति, इच्छा आदि के अनुसार सीखता है। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर उसके सामने क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वो उसको आसानी से अपने समय के अनुसार पढ़े, समझे और निर्धारित प्रश्नों के उत्तर दे। जब वो फ्रेम पढ़कर, अभिक्रम पढ़कर उत्तर देता है तो उसको तुरंत ही उस उत्तर के सही या गलत होने की जानकारी प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसको तुरंत पुनर्वलन मिल जाता है। और ऐसी विधि जिसमें अध्यापक की भी आवश्यकता नहीं होती, तो इस प्रकार का मेथड जिसको टीचिंग शिक्षा तकनीकी ने विकसित किया है, इस अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा उन विद्यार्थियों को जो स्लो लर्नर हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर जीनियस हैं, तीनों के हिसाब से इस प्रकार के अभिक्रम विकसित किए जाते हैं कि वो अपनी योग्यता, क्षमता, समय इस प्रकार से सबको ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अध्ययन कर पाते हैं। तो शिक्षा तकनीकी के द्वारा विकसित महत्वपूर्ण प्रविधि है अभिक्रमित अनुदेशन। इसके साथ साथ इसमें हम CAI एक तीसरी इसमें विधि यूज करते हैं, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। आज हम ये देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। न केवल बहुत सारी सामग्री बल्कि दूर दराज या अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके अलग अलग क्षेत्र हैं। बहुत सारे क्षेत्रों को शिक्षा तकनीकी सम्मिलित किया जा सकता है जिसका किसी निश्चित समय में या सीमा में हम वर्णन नहीं कर सकते। तो हमने आपको यहाँ पर शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र के बारे में विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। अब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, यदि शिक्षा तकनीकी की महत्वता या इंपॉर्टेंस की बात करें तो शिक्षा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। जब से इस तकनीकी का विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस इस सेंस में कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से हो पा रही है। मैं कुछ इसके महत्व पर प्रकाश डालूंगा तो जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाते हैं हम,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण शिक्षा तकनीकी में किया जाता है। शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता है कि कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री हमको अपने विषय के प्रस्तुतिकरण में आवश्यक है। पाठ्यवस्तु विश्लेषण हम इसमें करते हैं। पाठ्यवस्तु का संप्रेषण और प्रस्तुतिकरण करने में शिक्षा तकनीकी सहायक होती है। शिक्षण प्रशिक्षण हेतु नवीन प्रविधियों के प्रयोग में शिक्षा तकनीकी सहायक होती है। दूरस्थ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के प्रसार में शिक्षा तकनीकी का अत्यधिक योगदान है। अनेक मूल्यांकन विधियों प्रविधियों का विकास शिक्षा तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग शिक्षा तकनीकी सुनिश्चित करती है, जिसमें मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों का आवश्यक उपयोग किया जाता है। पृष्ठ पोषण की अनेक तकनीकों के विकास में शिक्षा तकनीकी महत्वपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी को पृष्ठ पोषण नहीं मिलेगा तब तक उसका ज्ञान उतना स्थायी प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य उपकरणों का चयन, निर्माण और प्रयोग शिक्षा तकनीकी के द्वारा किया जाता है और शैक्षिक प्रबंधन की अनेक समस्याओं के समाधान में शिक्षा तकनीकी अत्यधिक सहायक साबित हो रही है। तो यहां हमने ये प्रमुख इसके महत्व के बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अगर हम बात करें इसके व्यवहार तकनीकी की, ये इसके जो इंपॉर्टेंस है इसमें ही एक बिंदु ऐड किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक का और शिक्षार्थी का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण होता है कक्षा में। जब तक उनके व्यवहार में आवश्यक परिमार्जन नहीं होगा तब तक शिक्षा के उद्देश्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा तकनीकी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से यांत्रिक उपकरणों जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, OHP, LCD, टीवी, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करते हुए, साथ ही शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सामाजिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए शिक्षक द्वारा निर्धारित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जब से शिक्षा तकनीकी का प्रयोग शिक्षा में हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। सबसे अधिक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, जिसके माध्यम से हम अभी आपको अपनी बात प्रस्तुत कर पा रहे हैं, अगर ये शिक्षा तकनीकी नहीं होती तो शायद हम ये बात प्रस्तुत आपके सामने नहीं कर सकते थे। क्योंकि मैं यहां पर बैठा हुआ आपसे बात कर पा रहा हूं तो वो शिक्षा तकनीकी के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। और आज जैन विश्व भारती संस्थान न केवल एक जगह पर जहां पर स्थित है वहां, बल्कि विश्व के प्रत्येक कोने कोने में अपनी बात पहुंचा रहा है। अगर यह संभव हो पा रहा है तो यह हुआ है शिक्षा तकनीकी के माध्यम से। और इसमें हार्डवेयर उपागम अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच दोनों की महती भूमिका है। तो हमें शिक्षा तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए और इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।